एट्रोसिटी एक्ट एपिसोड भाग 2। अगर आप लोगों ने पिछले भाग नहीं देखे हैं तो पहले पिछले भाग देख लीजिए, क्योंकि यह एट्रोसिटी एक्ट पहले से सुनोगे तभी आपको पूरा मालूम पड़ेगा, या नहीं सभी सुनना अनिवार्य है, तभी आप समाज के लिए लड़ सकोगे। डायसी का सिद्धांत। डायसी के कानून के शासन के सिद्धांत में 3 सिद्धांत हैं। 1. अयानी सर्वोच्चता, एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। 2. कानून के समक्ष समानता। 3. कानूनी भावना की प्रधानता। कानून के शासन का अर्थ है किसी विशेष वर्ग को श्रेष्ठ होने से इनकार करना, कानून को सर्वोच्च होना। कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि कानून सर्वोच्च है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति या वर्ग समूह लिंग, धर्म, जाति, शक्ति, धन के सभी नियमों के समक्ष समान है। ऐसी सर्वोच्चता से उनका इनकार, दूसरे शब्दों में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या सांस्कृतिक विविधता का विरोध। कानूनी अर्थ के सिद्धांत में कानून की सर्वोच्चता और कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत बिना किसी प्रकार के प्रलोभन, दबाव, धमकी के स्वतंत्र इच्छा शक्ति, विवेक, एक तर्कसंगत रूप से स्वीकृत विचार प्रणाली। इस प्रकार डायसी की कानून के शासन की विचारधारा एक आधुनिक प्रगतिशील राष्ट्र के लिए, एक लोकतांत्रिक राज्य संविधान के लिए आवश्यक है, जिसमें शासक संविधान में स्वीकृत भावना के अनुसार राज्य के सभी नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए बाध्य है। इन प्रगतिशील मानवतावादी विचारों को धीरे धीरे भारतीय समाज में स्वीकार किया गया। घटित परिणामस्वरूप भारत के कई प्रगतिशील राज्यों, वडोदरा और मैसूर राज्य ने अपने राज्यों में अस्पृश्यता को रोकने के लिए कानून बनाए। 1. मद्रास सिविल विकलांगता निवारण अधिनियम 1938। 2. बॉम्बे हरिजन सिविल विकलांगता निवारण अधिनियम 1946। 3. बंबई हरिजन निष्कासन अधिनियम 1947। 4. नागरिक विकलांगता निवारण अधिनियम 1943 मैसर। 5. संयुक्त प्रांतीय नागरिक विकलांगता निवारण अधिनियम 1947। बिहार हरिजन रिम्यूवल ऑफ सिविल डिसेबिलिटी एक्ट 1946। 7. हिंदू सामाजिक विकलांगता अधिनियम 1948। कोल्हापुर शाही शाहू महाराज 1864 से 1922 की सक्रियता महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। 1902 में उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए 50% सरकारी नौकरियां प्रदान की। रिजर्व की व्यवस्था की गई। एच स्टार्ट समिति का गठन। ब्रिटिश शासित क्षेत्रों में अछूतों पर अत्याचार किया जाता था, जिन्हें उस समय दलित वर्ग के नाम से जाना जाता था। इनमें से कई संगठनों ने मांगे रखी थीं। 23 अक्टूबर 1928 को मुंबई राज्य की विधानसभा में डॉक्टर पी.जी. सोलंकी 1876 से 1953 ने अछूतों की स्थिति की जांच के लिए एक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। परिणामस्वरूप एच स्टार्ट के आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति स्टार्ट कमेटी का गठन किया गया। स्टार्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बैकवर्ड क्लास बोर्ड का गठन किया गया। इसके अलावा उन लोगों के खिलाफ भी कानूनी प्रावधान किए गए जिन्होंने अछूतों को स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश देने से इनकार कर दिया और सार्वजनिक स्थानों पर उनके प्रवेश को रोका। भारत के भावी संविधान पर विचार करने के लिए 1930, 1931, 1932 में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जिनमें दलितों के प्रतिनिधि के रूप में डॉ. अंबेडकर ने अछूतों की दयनीय स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने मांग की दलितों के बहिष्कार और उनके खिलाफ अत्याचार को रोकने वाला एक कानून बनाया जाए। साथ ही राजनीतिक अधिकारों के लिए अलग मताधिकार की मांग भी की गई। ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर की मांग मान ली और अछूतों को पृथक मताधिकार का अधिकार दे दिया, जिसके विरोध में गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 से 4 गुजराती पत्रिका 11 जुलाई 1931 शनिवार पत्याजों को चेतावनी, संपादक सेवक सेवानंद 1931 अहमदाबाद 3 1
येरावदा जेल पूना में आमरण अनशन किया। परिणाम स्वरूप 24 सितंबर 1932 के दिन सवर्ण हिंदू एवं डॉ. अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उच्च हिंदू नेताओं ने आश्वासन दिया कि वे 10 वर्षों में अस्पृश्यता की बुराई को समाप्त कर देंगे। गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो उसका पहला कानून अस्पृश्यता उन्मूलन होगा। गांधी जी अस्पृश्यता को हिंदू धर्म पर कलंक मानते थे। संवैधानिक प्रावधान। पूना पैक्ट के परिणामस्वरूप 3 दिसंबर 1948 के भारतीय गणराज्य के संविधान में अनुच्छेद 17 डालकर अस्पृश्यता को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया। साथ ही इसका अभ्यास करना भी अपराध माना जाता था। अनुच्छेद 17 स्पष्ट रूप से कहता है, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी निर्योग्यता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। साथ ही संविधान के चार्ट 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 46 अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य को इन वर्गों की सरकारी नौकरियों और कल्याण शिक्षा में विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया। राज्य विशेष मामले में जनता के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 330 लोकसभा अनुच्छेद 332 SC/ST वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत की लोकसभा और राज्य विधानमंडलों में प्रतिनिधियों के लिए राज्य विधानमंडलों में आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया। साथ ही इन SC/ST वर्ग के आर्थिक उत्थान और उन्हें प्रशासन में भागीदार के रूप में आने के लिए अनुच्छेद 336 के तहत नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान भी किया गया था। इसके अलावा भारत के संविधान में अनुच्छेद 13, 14, 15, 16 डालकर मौलिक अधिकारों की रक्षा की गई। 13 मौलिक अधिकार से असंगत या उसका अनादर करने वाले कानून। मौलिक अधिकार विरोध अधिनियम की समाप्ति। 14 कानून के समक्ष समानता। 15 धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध। नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से कोई भी जाति, नस्ल, धर्म, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी भी भेदभाव का निषेध। 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। सार्वजनिक सरकारी नौकरियों में समकक्ष। इन सभी अनुच्छेदों द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। साथ ही इसके तुरंत क्रियान्वयन के लिए अलग अलग कानून भी बनाए गए हैं। इस संबंध में नागरिक अधिकारों में आने वाली बाधाओं को दूर करने यानी अनुच्छेद 17 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 6 मई 1955 को लोकसभा में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पारित किया गया था। जब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का मसौदा तैयार किया जा रहा था तो इसे अस्पृश्यता या उससे उत्पन्न होने वाली अक्षमता के प्रवर्तन के खिलाफ दंड के लिए एक विधेयक शीर्षक के तहत लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया गया था। उस समय डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राज्यसभा सांसद थे। इस बिल पर राज्यसभा में तारीख 16 सितंबर 1954 को एक बहस छिड़ गई और डॉक्टर अंबेडकर ने इस बिटल एक्ट के नाम को सही करते हुए कहा, नाम बहुत महत्वपूर्ण है। शेक्सपियर ने कहा था कि गुलाब से हमेशा मीठी खुशबू आती है, चाहे उसे गुलाब कहा जाए या कोई भी अन्य नाम। मैं इससे ज्यादा जुड़ा नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है और एक अच्छे कानून का भी एक अच्छा नाम होना चाहिए।